हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपने घरों पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और ठंडी बहुत हो रही है लेकिन पढ़ाई लगातार करते रहना है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन में घटक बताए थे, कंपोनेंट उसके बताए थे। और जो कंपोनेंट बताए थे उसमें बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन है तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने डिफाइन किया था। तो इसमें आज हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का सॉल्यूशन होता है। और दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता भी कहते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है इसके लिए हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या दो अलग अलग तरह से हम सॉल्यूशंस के टाइप देख सकते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो कैटेगरी है, यानी कि जो उसकी फिजिकल स्टेट है, उस पर ये सारी अवस्थाएं डिपेंड करती हैं। तो अगर हम विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयनों को देखें तो विलयन कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो विलयन यहां पर हो जाते हैं 9 टाइप के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 9 टाइप। ठीक, 9 प्रकार के विलयन हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक तरफ लिखा है सॉल्यूट, एक तरफ हमारा सॉल्यूट है और एक तरफ हमने लिखा है सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक हमारे पास अवस्था होती है इसकी ठोस, और दूसरी अवस्था होती है द्रव, और तीसरी अवस्था होती है गैस। इसी प्रकार से जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, उनमें भी 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक अवस्था होती है ठोस, और दूसरी अवस्था हो जाएगी द्रव, और तीसरी अवस्था इसकी हो जाएगी गैस। तो अगर हम विलयनों के प्रकार इन अवस्थाओं के आधार पर देखें तो हमारे पास कितने प्रकार के विलयन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने ठोस का ठोस में विलयन बना लिया। ठोस का ठोस में विलयन हो गया। दूसरा हमारा ठोस का द्रव में विलयन हो गया, और तीसरा हमारा ठोस का गैस में विलयन हो गया। तो इन 3 अवस्थाओं में आप देखते होंगे कि जो विलेय पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है, उसका हम ठोस में भी, यानी ठोस विलायक में भी उसका विलयन बना सकते हैं। ठोस का हम द्रव विलायक में भी विलयन बना सकते हैं। ठोस का हम गैस विलायक में भी विलयन बना सकते हैं। तो केवल सॉल्यूट की ठोस अवस्था से हमें 3 प्रकार के विलयन मिल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो हमें द्रव के भी 3 प्रकार के विलयन मिलेंगे, क्योंकि पहले हम किसको, द्रव को जो है पहले हम किसमें घोलते हैं? ठोस में हमने घोल लिया। इसके बाद द्रव को हमने द्रव में घोल लिया, और द्रव को हमने गैस में घोल लिया। तो कितने प्रकार के विलयन हो गए? 6 प्रकार के टोटल विलयन हो गए, क्योंकि द्रव का भी विलायक की 3 अवस्थाओं के अंदर विलयन हमने बनाया हुआ है। इसके बाद फिर हम गैस, जो हमारे पास सॉल्यूट है, उस गैस सॉल्यूट का, गैस विलेय पदार्थ का हम विलयन बनाते हैं। तो गैस का सबसे पहले हमने किसमें विलयन बनाया? ठोस में विलयन बनाया, और इसके बाद फिर हमने गैस का द्रव में विलयन बनाया, और इसके बाद में यहां पर गैस का गैस में विलयन बना लिया। ये किस विलयन की बात हो रही है? एक वास्तविक विलयन की बात हो रही है। लेकिन आगे आने वाले जो टॉपिक है, जैसे उसमें आप पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, आप पढ़ते हो, तो सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है कोलाइडल स्टेट। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें एक प्रकार का विलयन देखने को नहीं मिलता है, और वो कौन सा विलयन होता है? क्योंकि जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं उनमें गैस का गैस में विलयन, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें गैस का गैस में विलयन हमें देखने को नहीं मिलता है। कौन सा विलयन देखने को नहीं मिलेगा? गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं।
और गैस के साथ में हेट्रोजीनियस सिस्टम नहीं बनाती हैं। गैस का गैस में कोई भी हेट्रोजीनियस सिस्टम नहीं होता है, यानी विषमांग नहीं होता है। तो गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं होता है, लेकिन शेष अन्य प्रकार के जो विलयन है, यानी शेष 8 प्रकार के जो विलयन है, वो वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन इसमें हम देख लेते हैं कौन सी, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में ही, कि स्ट्रेंथ के आधार पर। स्ट्रेंथ से मतलब होता है कि किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। विलायक में विलेय की जो मात्रा उपस्थित होती है, ये इनका जो रेशियो होता है या जो अनुपात होता है, वही किसको प्रदर्शित करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को, यानी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं, एक तो हमारे पास देखिए क्या होता है, तनु विलयन होता है। तनु विलयन कौन सा विलयन हो गया, एक हमारे पास हो जाता है तनु विलयन, और दूसरा हमारे पास हो जाता है सांद्र विलयन। एक तनु विलयन है, एक सांद्र विलयन है। तनु विलयन और सांद्र विलयन। देखिए तनु विलयन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक मानक सांद्रता है, जैसे हमने किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की एक मानक सांद्रता उसकी हमने तय की है, किसी भी विलयन की एक मानक सांद्रता तय कर ली है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक विलयन बनाया हुआ है, जो उसका मानक स्टैंडर्ड है वो 100 ग्राम प्रति लीटर है। 100 ग्राम प्रति 1000 ml या 1 लीटर। हम पहले ये हमारे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है, 100 ग्राम विलेय पदार्थ है जो 1000 ml विलायक में घोला गया है। तो इस स्थिति को, ये तो चूंकि हमारा मानक है, अगर मान लीजिए कोई विलयन ऐसा है जिसमें इस मानक स्टैंडर्ड से विलेय की कम मात्रा घुली हुई है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 100 ग्राम की बजाय हमने विलेय पदार्थ कितना ले लिया, हमने 80 ग्राम विलेय पदार्थ ले लिया। कितना ले लिया, 80 ग्राम हमने विलेय पदार्थ ले लिया। जब 80 ग्राम हमने विलेय पदार्थ ले लिया और हमने 1 ml जो है विलायक के अंदर इसे घोल दिया है, तो हमारा विलयन जो भी बनेगा वो एक औसत सांद्रता से उसकी सांद्रता कम होगी, और इस सांद्रता के लिए हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। सांद्र विलयन कब होगा, सांद्र विलयन तब होता है कि जो हमारा मानक स्टैंडर्ड है वो क्या है, 100 है, 100 ग्राम मात्रा है जो 1 लीटर में घुली हुई है। लेकिन अगर हमने इस मात्रा को बढ़ा दिया, अब तो हम बात कर रहे थे यहां पर तनु विलयन और सांद्र विलयन की। इसमें हमने आपको यह बताया था कि जैसे हमारे पास कोई भी एक मानक सांद्रता का विलयन है, साधारण परिस्थितियों में एक मानक सांद्रता का विलयन बनाया हुआ है जिसमें 100 ग्राम विलेय पदार्थ 1 लीटर आयतन में 1000 ml आयतन में घोला हुआ है। अब इसके सापेक्ष तनु विलयन कौन सा होगा और सांद्र विलयन कौन सा होगा। अगर हम इस विलयन में विलेय की मात्रा को कम कर दें, आयतन हमें वही रखना है, हमने आयतन कितना लिया है 1000 ml, लेकिन अगर यहां पर हम मात्रा को कुछ कम कर दें, जैसे हमने यहां विलेय पदार्थ की मात्रा को कितना कर लिया है, 80 ग्राम मान लीजिए हमने कर लिया है। ठीक, ऐसा नहीं है कि केवल 80 ग्राम ही करना, 80 ग्राम पे ही तन होगा। आप 100 से नीचे, यानी जो भी मानक सांद्रता का विलयन है, अगर उसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता को थोड़ा कम करते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा को अगर आप कम करते हैं, तो बनने वाला विलयन कैसा हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस विलेय पदार्थ की मात्रा को उसी आयतन में बढ़ा देते हैं, तो ये विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने कितना ले लिया है, 120 ग्राम हमने यहां ले लिया है। तो इस प्रकार से हमारा तनु विलयन और सांद्र विलयन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें संतृप्त विलयन की। कौन सा विलयन होता है, संतृप्त। संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड, SOLE, ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
संतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए, संतृप्त विलयन या विलयन की संतृप्तता एक ऐसी कंडीशन है कि जो डिपेंड करती है किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे, कि सॉल्यूशन को किस टेम्परेचर पे बनाया गया है। अब चूंकि टेम्परेचर का वेरिएशन इसलिए होता है, अलग अलग ताप पर अलग अलग विलेय पदार्थ की अलग अलग विलायकों में विलेयताएं निश्चित और स्थिर होती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई विलयन बनाया और इस विलयन को हमने बनाया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पर हमने बनाया। 30 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने विलयन बनाया तो 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी विलयन में हम विलेय की मात्रा को एक निश्चित वे में ही घोल सकते हैं। एक विलेय पदार्थ की किसी भी विलायक में एक निश्चित मात्रा को घोल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि उस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद हो जाती है, यानी विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है। तो जब विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है और विलेय पदार्थ की विलेयता को यानी उसकी मात्रा को अगर हम और अधिक बढ़ाना चाहें, उसमें और अधिक मात्रा को अगर हम घोलना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन करना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर का वेरिएशन करना पड़ेगा, अब मान लीजिए हमें और अधिक पदार्थ घोलना है, तो और अधिक पदार्थ घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं संतृप्त विलयन को कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा किसी विलयन में ना घोली जा सके, उस विलयन को क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन। यानी वह ताप या वह निश्चित ताप जिस पर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, तो उस विलयन को यानी उस कंडीशन में बने विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। अब मान लीजिए हमें संतृप्तता से अधिक कोई पदार्थ घोलना है, तो जब संतृप्तता से अधिक पदार्थ घोलना है यानी सोल्यूशन को हमारे लिए कैसा करना है? सुपर सैचुरेटेड करना है, उसमें सांद्रता को और अधिक बढ़ाना है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए टेम्परेचर हमने राइज अप कर दिया, यहां 70 डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर पहुंचा दिया। जब 70 डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर कर दिया, तो इस विलयन के अंदर घुलने वाले विलेय पदार्थ की मात्रा हम और बढ़ा सकते हैं, यानी विलेय पदार्थ की विलेयता जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही बढ़ जाएगी और हम विलेय पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा यानी पहले की तुलना में अधिक मात्रा को इसमें घोल सकते हैं। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन इसके लिए हम, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसके लिए कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिठाइयां बनाते समय चाशनी की आवश्यकता होती है, तो चाशनी क्या चीज होती है? चाशनी जो है वो शक्कर का जल में एक अति संतृप्त विलयन बना हुआ है, और ये अति संतृप्त विलयन जो है वो साधारण ताप पर ना बन करके, बल्कि इसे हमें अधिक ताप देकर ही बनाना पड़ता है, तभी हम इसको बना सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को जो आपने हमारा वीडियो इतने मन से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। देखें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।